हेलो बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब नामक पाठ के जो खा पार्ट है 50 से 60 शब्दों में जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हमारा है फर्स्ट, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? इस पे आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो यहाँ जो इसका आंसर है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने छोटे भाई के कक्षा में अव्वल आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखक के भाई यदि समय समय पर टोकते तो हो सकता है कि लेखक अपनी कक्षा में अव्वल न आता, क्योंकि अगर ना टोकते तो उसे पढ़ने का शौक़ नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। दुनिया भर की शैतानी में लेखक का मन लगता। कंकरियाँ उछालना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, पतंगबाजी करना। बड़े भाई की डांट सुनकर लेखक का मन करता कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, परंतु 2 घंटे मन खराब करने के बाद खूब जी लगाकर पढ़ने का भी इरादा बन जाता। यही कारण था कि थोड़ा पढ़कर भी लेखक अव्वल आ जाता। लेकिन इस सफलता का श्रेय निश्चित रूप से बड़े भाई को ही जाता है, क्योंकि वे लेखक पर अंकुश रखते थे। बड़ों का अनुशासन सफलता में सहायक होता है, ना कि बाधक। तो यहाँ जो बड़े भाई साहब ने जो छोटे भाई के लिए वो प्रयत्नरत रहे, समय समय पर उनको डांटना, जब भी घर से बाहर जाना, कहाँ थे, तो इस तरह के वो प्रश्न करते रहते थे, हर समय पढ़ाई के प्रति उन्हें प्रेरित करते थे। तो उसका नतीजा यही हुआ कि वो कक्षा में अव्वल आए। प्रश्न नंबर जो सेकंड है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो इसका जो आंसर है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं, ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ वाले निबंध लिखना, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर जोर देने आदि को गलत बताया है। और क्योंकि वैसे भी हमें रट कर के याद नहीं, ना रटना नहीं है कोई भी विषय को, हमें समझ कर जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारे काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगा। और समय समय पर हमें उसका अभ्यास भी करना है, उसे रिवाइज करना है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से सब कुछ हमें मिलता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार अभ्यास करने से, आपने देखा कि रस्सी के आने जाने से सिल पर भी निशान पड़ सकता है, तो क्या हम अभ्यास करेंगे, हमें भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये उन्होंने इसका गलत बताया। लेखक ने व्यंग किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिए और अपितु आंकड़ों तथा विवरणों का प्रस्तुतिकरण मुख्य है। लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि यह व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक प्रकार से नहीं आंक पाती है। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यावहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। पढ़ाई लिखाई का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। केवल उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर ही विद्यार्थियों को योग्यता का निर्धारण होता है। तो ये यहाँ इस पाठ में पढ़ने और पढ़ाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थी विद्यालय के पास आकर 9-10 घंटे नहीं पढ़ता तो पास नहीं हो सकता। खेल कूद के लिए तो स्थान ही कहाँ है, जबकि खेल कूद जीवन में अनुशासन, सद्भावना, आपसी मेल जोल को बढ़ावा देता है, जो अपने आप में समूची शिक्षा का आधार है। मेरे विचार से प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए विस्तृत जानकारी आवश्यक है और इसको जांचने के लिए परीक्षा भी आवश्यक है। अतः यह व्यवस्था उचित ही है। और जो हमारा प्रश्न नंबर जो 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो यहाँ इसका जो आंसर है कि बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती, यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पुस्तकीय ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। अपने आसपास के परिवेश में तालमेल बनाए रखने के लिए मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान की नितांत
आवश्यकता है। बड़े भाई साहब माँ और अपने दादा आदि का उदाहरण देते हुए यह समझाते हैं कि किस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान के अभाव में वे लोग अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर जीवन हर परीक्षा में सफल होते रहे हैं। ऐसी हजारों बातें प्रतिदिन के जीवन में आती हैं जिनका ज्ञान और समझ उन्हें पढ़े लिखे बच्चों से अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता है। तो यह यहाँ पर बड़े भाई ने बताया कि अनुभव की समझ होना भी, मतलब जीवन जीने से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर जो 4 है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई थी? तो बड़े भाई साहब के मन में छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनके मन में अपने छोटे भाई की सफलता को देखकर भी उसके प्रति ईर्ष्या नहीं हुई थी, न द्वेष हुआ। वे पूर्ववत अपने भ्रातृ धर्म का पालन कर रहे थे। वे अपनी अनेक आकांक्षाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे ताकि वे अपने भाई को गुमराह होने से रोक सकें। अपने बड़े भाई के ऐसे विचारों का लेखक के हृदय पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उसे अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे वे बड़े भाई साहब केवल अधिकार जताने के लिए नहीं डांटते थे, अपितु वे वास्तव में उसका भला चाहते थे। जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई का भला चाहते थे, इसीलिए वो समय समय पर डांटते थे, क्योंकि ये पढ़ाई करे, जीवन में आगे बढ़े, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए और अपना सर्वांगीण विकास करे। इसलिए उसके मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब हमारा है जो प्रश्न 5 है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं कि अध्ययन व गंभीर प्रवृत्ति। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे, उनमें रटने की प्रवृत्ति थी। वे मतलब समझ के नहीं पढ़ते थे, सब विषय को रटते थे। वे गंभीर प्रवृत्ति के थे। वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता है। दूसरा है खावाला, घोर परिश्रमी। ये पॉइंट है, पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इसका ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये घोर परिश्रमी भाई साहब भले ही पढ़ाई को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वे एक ही कक्षा में 3 बार फेल होकर भी लगन से पढ़ते रहे। वे दिन रात पढ़ते थे। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती है। और फिर है ये तीसरा नंबर वाक्पटु। बड़े भाई साहब वाक कला में निपुण हैं। वे अपने छोटे भाई से ऐसे उदाहरण देकर बातें करते हैं कि वह उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना आता है। यही कारण है कि वे अपने छोटे भाई पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए हैं। एक कंट्रोल है उनके बड़े भाई साहब का, जिससे कि वो थोड़ा सा पढ़ने में मन लगाता है। फिर है हमारा संयमी व कर्तव्यपरायण। बड़े भाई साहब अत्यंत संयमी और कर्तव्यपरायण थे। उनका मन भी खेलने व पतंग उड़ाने का करता था, परंतु सोचते थे कि यदि वे यह सब करेंगे तो अपने छोटे भाई को क्या संभालेंगे। वे अपने कर्तव्य भी बखूबी निभाते थे। जब उन्होंने देखा कि छोटे भाई को अपने अव्वल आने पर अभिमान हो गया है, तो समय रहते उसे ऐसे आड़े हाथों लिया कि छोटे भाई का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसे समझाया कि अभिमान के बारे में बताया कि अभिमान नहीं करना चाहिए, और आप अव्वल हो गए हो, पढ़ाई में अच्छा कर रहे तो और भी अच्छा करने के लिए उसे प्रेरित किया। उपदेश देने की कला में निपुण। बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। छोटे भाई को समझाने के लिए ऐसे सूक्तिमार चलाते थे कि उनका दिल पढ़ाई से
उठ चट जाता था और कभी कभी कहते थे कि मैं पढ़ाई छोड़ करके यहाँ चला जाऊँ। इस तरह के उनके ऊपर सूक्तिमार चलाते थे बड़े भाई छोटे भाई के ऊपर। चावाला है बड़ों का आदर। वे बड़े भाई साहब बड़ों का आदर करते थे, अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करते थे, उनके अनुभव को सम्मान देते थे। इस तरह की ये जो उनकी विशेषताएं हैं, ये जो प्रश्न है 5 नंबर का आता है, इस पर आप विशेष ध्यान दोगे और पूरा पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इसे करोगे। प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो यहाँ जो इसका आंसर है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। अनुभवों के आधार पर इस शिक्षा को लेकर के लोगों के साथ सही व्यवहार करना जानता है। किताबी ज्ञान जीवन के कर्तव्यों को निभाना नहीं सिखाता। अनुभव से ही जीवन के सब कार्य सफल होते हैं। बीमार हो, घर खर्च चलाना हो या घर के अन्य प्रबंध करने हो, इसमें उम्र और अनुभव ही काम आता है। जैसे कि उन्होंने अपने बाप दादा का भी उदाहरण दिया था, अध्यापक का भी उदाहरण दिया था। पढ़ाई लिखाई नहीं, लेखक की अम्मा और दादा हेड मास्टर साहब की बूढ़ी माँ के उदाहरण सामने हैं। इस प्रकार कर्तव्यों का पालन करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना सब किताबी ज्ञान से नहीं आता, जीवन के अनुभव से आता है। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। यह अनुभव हमें अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्यों के अनुभव से सुनकर ही आता है। तो यहाँ आपने देखा कि जीवन के जो अनुभव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनको हमें उन्हीं के आधार पर हमें पढ़ाई को भी जीवन के अनुभवों में उतारना चाहिए। प्रश्न नंबर जो अब हमारा 7 है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। तो यहाँ जो का वाला है, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। और क्योंकि वो छिप करके करते थे, उनकी नज़रों के सामने नहीं जाते थे, इसलिए वो उनका छोटा भाई अपने बड़े भाई का आदर भी करता है। फिर है खा वाला, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, भाई का कहना है, और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उससे बराबरी नहीं कर सकते। तुम MA, D.Litt, D.Phil ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। ये बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाया। गा वाला है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे ही हैं उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। तो मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये लेखक कह रहा है कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो भी पतंग की तरफ दौड़ रहे थे। मतलब उनकी भी एक इच्छा होती थी कि मैं भी खेलूं। लेकिन कारण क्या आता था, एक अड़चन क्या थी कि छोटे भाई को मैं कैसे सीख दे पाऊंगा। अगर मैं ही बेराह चलूँगा तो छोटे भाई को अच्छे रास्ते कैसे प्रेरित कर पाऊंगा, अध्ययन के प्रति उसे कैसे रुचि जागृत होगी। इसके बाद जो है घा वाला जो प्रश्न है हमारा, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। तो भाईजान, अब यहाँ पर बड़े भाई कह रहे हैं, तो भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा ना चलने पाओगे। मतलब आपको गलत रास्ते आप मेरे सामने नहीं चल सकते। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर भी इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें
जहर लग रही हैं। मतलब यहाँ जो बड़ा भाई है लेखक से इसलिए कहता है कि मैं जो आपको है ना सही रास्ते प्रेरित करने के लिए जो भी है ना कुछ गलत शब्द कहता हूँ या कुछ भी कहता हूँ तो वो बातें मेरी आपको जहर लग रही हैं, लेकिन मैं तो केवल आपका भला चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी अधिकार है कि अगर आप गलत रास्ते चलोगे तो मैं आपकी पिटाई भी कर सकता हूँ, थप्पड़ उठा करके आपका इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ देखा आपने कि जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने भरसक प्रयास किया है अपने छोटे भाई को प्रेरित करने के लिए। तो ये आपके जो लिखित वाले क्वेश्चन आपके हुए 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ये मोस्टली 5 नंबर के ही आते हैं, तो इन्हें आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।